हेलो डियर्स। तो हमने इससे पहले आपको पता है कि लेक्चर नंबर 3 में हमने स्टडी किया था कि वेक्टर एडिशन क्या है, और इसके साथ साथ हमने इसके ऊपर एमसीक्यूज भी किए थे कि वेक्टर एडिशन क्या है और क्या नहीं है। इसके ऊपर हमने बहुत सारा कुछ इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक वेक्टर को हमने लिया था, और इसके साथ साथ हमने स्केलर को मल्टीप्लिकेशन की थी उसके साथ। तो फिर मैग्नीट्यूड पर नेगेटिव नंबर का क्या असर होता है, जीरो का क्या असर होता है, और इसके साथ साथ पॉजिटिव नंबर का क्या असर होता है, वन का +1 -1 इसका क्या क्या असर होता है, और एंगल पर क्या डिपेंड होती है, वो हमने पूरा की पूरा एक्सप्लेन किया था। और हेड टू टेल रूल वगैरह ये सारे लेक्चर नंबर 3 में हमने एक्सप्लेन किए थे। तो अगर आपने नहीं देखा तो वो पहले देख लिया। इसके बाद हम लेक्चर नंबर 3 की तरफ आते हैं, जो कि वेक्टर का एक टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मेरे चैनल का नाम है फिजिक्स विद रियान 8234। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना बोले। तो हम शुरू करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है, आप पहले ये जाने कि हमने वेक्टर एडिशन में पढ़ा था कि दो वेक्टर होते थे। मतलब कि लेट सपोज मेरे पास एक वेक्टर है ए, तो वेक्टर बी दूसरा वेक्टर है मेरे पास वेक्टर बी। तो वेक्टर बी को हम इस तरह ऐड कर देते हैं कि दूसरे का टेल जो है पहले वाले के हेड पर आता था। तो ये वेक्टर बी हो गया। तो इस तरह हम ऐड करते थे, और इसके साथ साथ हम रिजल्टेंट इस तरह हम फाइंड आउट करते थे कि पहले क्या हम वेक्टर बी किस तरह ऐड कर देते कि पहले का हेड जो हो और दूसरे का टेल एक दूसरे के साथ मैच करे, और उससे उसी डायरेक्शन में हमने एक्सपेंड करना होता है। तो ये था एडिशन। और रिजल्टेंट किस तरह गेट कर देते हैं, हम इससे किस तरह हासिल कर देते हैं कि पहले वाले का टेल दूसरे वाले का हेड, हम टेल टू टेल आपस में मिला देते थे और हेड टू हेड आपस में मिला देते थे। तो ये आता था हमारे पास रिजल्टेंट। ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। ये जो है रिजल्टेंट जो था, हमने पढ़ा था कि रिजल्टेंट ना तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी के बराबर नहीं होता रिजल्टेंट, लेकिन इफेक्ट की वजह से हम इसको बराबर लेते हैं कि ये ए बी के बराबर है। इफेक्ट के थ्रू ये बराबर, लेकिन मैग्नीट्यूड की वजह से ये बराबर नहीं है। इसका लेंथ ज्यादा है मेरे ख्याल से, अगर हमें देख ले तो ये ज्यादा है लेंथ, इन ए बी का लेंथ जो है ये ज्यादा है रिजल्टेंट से। तो रिजल्टेंट का हम इफेक्ट के थ्रू ये हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट के बराबर है ए बी। तो ये हमने इसके पहले वेक्टर एडिशन में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, पहले तो ये आप जाने कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इट इज ऑपोजिट प्रोसेस टू वेक्टर एडिशन। इट इज opposite process to vector addition। ये वेक्टर एडिशन की ऑपोजिट प्रोसेस है। मतलब कि पहले हम दो वेक्टर को ऐड कर देते हैं और इससे रिजल्टेंट हम गेट करते थे, लेकिन अब रिजल्टेंट हमारे पास मौजूद होता है, लेकिन इसको हम रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट में या फिर उससे ज्यादा कंपोनेंट में हम रिजॉल्व करते हैं। दो कंपोनेंट हम इधर स्टडी करेंगे, तो हम इसमें हम रिजॉल्व करेंगे। तो इसकी डिफिनीशन हम किस तरह कर सकते हैं? डिफिनीशन कुछ यूं कर सकते हैं, द splitting of a vector, एक वेक्टर का हम स्प्लिट कर देते हैं इनटू टू और मोर देन टू वेक्टर्स is called वेक्टर एडिशन। इसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर एडिशन कहते हैं। सॉरी, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसको हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर को हम स्प्लिट कर देते हैं इनटू टू और मोर देन टू
इंटू टू और मोर देन टू वेक्टर्स, इसको हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। या फिर हम दूसरे लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, आसान सा डिफिनेशन, द स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर into its component is called resolution of a vector. The splitting of a vector, किसी एक वेक्टर की हम स्प्लिट कर देते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट्स में, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। या फिर हम दूसरी लैंग्वेज में द स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर इनटू नंबर ऑफ कंपोनेंट, इनटू नंबर ऑफ वेक्टर, द स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर इनटू नंबर ऑफ वेक्टर को हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी कहते हैं। तीसरा हम किस तरह, पहले किस तरह, द स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर इनटू टू और मोर देन टू वेक्टर्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये हम कर सकते हैं। या फिर द स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट, सारे का मतलब एक ही है। या फिर द स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर इनटू नंबर ऑफ वेक्टर, इसको हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। इन तीनों तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर, ये ऑपोजिट प्रोसेस है किसकी, वेक्टर एडिशन की। ये क्या है, ऑपोजिट प्रोसेस है वेक्टर एडिशन की। तो इसके बाद अच्छा, एक क्वेश्चन है कि हम इसको रिजॉल्व क्यों करते हैं, वाई वी रिजॉल्व अ वेक्टर, हम इसको रिजॉल्व क्यों करते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है, इसकी क्या है इंपॉर्टेंस, ये है इंपॉर्टेंस इसकी ये है, टू नो इफेक्टिव कंपोनेंट। अगर कोई आपसे कहे कि एक वेक्टर को हम रिजॉल्व क्यों करते हैं, तो आप डायरेक्टली कहें टू नो इफेक्टिव कंपोनेंट। इफेक्टिव कंपोनेंट को जानने के लिए हम इफेक्टिव कंपोनेंट को जानने के लिए हम एक वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं। जिस तरह मैं कहूं, लेट सपोज मेरे साथ एक बैग है सूटकेस, और उसको मैं खींच रहा हूं, तो उसमें एक कंपोनेंट तो ये है, एक ये, मतलब कि मैं इस तरह वेक्टर ये है ना, वेक्टर ये है, और इसका कंपोनेंट एक जमीन पर, बेस पर और एक वाई एक्सिस पर बन रहा है, एक वाई एक्सिस पर बन रहा है और एक एक्स एक्सिस पर बन रहा है, और मैं उसको खींच रहा हूं। तो उसमें इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा है, उसमें इफेक्टिव कौन सा वाला कंपोनेंट जो है वो काम कर रहा है, कौन सा वाला काम, वो एक्स एक्सिस पर जा रहा है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस का तो उसके साथ कोई काम नहीं है। हाँ, हमारे काम को आसान बना देता है, जो काम कर रहा है इफेक्टिव कंपोनेंट, उसी को कहते हैं। टू नो इफेक्टिव कंपोनेंट वी शुड रिजॉल्व अ वेक्टर, उसकी वजह से हम वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं। अच्छा, कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट क्या है, द प्रोजेक्शन of vector on any axis, इसको हम कंपोनेंट कहते हैं। द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन एनी एक्सिस, इसको हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट कहते हैं। द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन एनी एक्सिस, इसको हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट कहते हैं। अच्छा, कंपोनेंट, लेट सपोज मेरे पास कंपोनेंट को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, लेट सपोज मेरे पास एक ए वेक्टर है, लेट सपोज मेरे पास ए वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो इसको कंपोनेंट फॉर्म में हम किस तरह लिखेंगे, कंपोनेंट फॉर्म में हम इसको इस तरह लिखेंगे। अगर 2D की बात कर रहा हूं, तो ax प्लस ay, इसको इस तरह लिखेंगे 2D में ए वेक्टर जो है बराबर है किस चीज के, ax और वेक्टर के सिंबल प्लस ay वेक्टर,
सिंबल। तो ax का क्या मतलब है? ax का मतलब है कि द प्रोजेक्शन जो है ये x एक्सिस पर कितना है, x एक्सिस पर कितना है, और y का मतलब है कि ये इस वेक्टर का प्रोजेक्शन y एक्सिस पर कितना है, y एक्सिस पर कितना है, और ये x एक्सिस पर कितना है। एक वेक्टर का प्रोजेक्शन x एक्सिस पर कितना है और y एक्सिस पर कितना है। अगर 3D की बात करूं तो x y z होगा, उसमें x y z होगा। तो x y z को मैं इस तरह लिखूंगा 3D में, a x प्लस a y प्लस a z। तो इसका मतलब है कि x एक्सिस पर प्रोजेक्शन a वेक्टर का कितना है, y एक्सिस पर a वेक्टर का प्रोजेक्शन कितना है, z एक्सिस पर a का प्रोजेक्शन z एक्सिस पर कितना है। तो इन तीनों को, ये 3D में है और ये 2D में है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है और ये z कंपोनेंट, x y z कंपोनेंट है, और ये 2D में है इसलिए ये प्लेन में x y सिर्फ होते हैं, x या x y, और ये जो स्पेस में एक्स वाई जी होते हैं, एक्स वाई जी होते हैं। तो ये स्पेस में होता है। और ये कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन एनी एक्सिस। तो ये एक्स कंपोनेंट है, क्यों? क्योंकि ये प्रोजेक्शन है ए का ऑन एक्स एक्सिस, ये प्रोजेक्शन है ए का y एक्सिस पर, ये प्रोजेक्शन है z का, सॉरी a का ऑन z एक्सिस, तो ये कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स है किसके, a वेक्टर के। ये वेक्टर फॉर्म है a वेक्टर का, वेक्टर फॉर्म कंपोनेंट्स फॉर्म है एक वेक्टर का, कौन से वेक्टर के, a वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म है। अच्छा, वी कैन रिप्रेजेंट any vector through Cartesian coordinate system, or polar coordinate system. We can represent any vector through what? Through Cartesian coordinate system। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आवर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू हम एक्सप्लेन या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या है, देखे जाने। इसमें जो होते हैं, इसमें कंपोनेंट इस तरह होते हैं, ए एक्स, ए वाई, ए जी, इस तरह ये इसके कंपोनेंट होते हैं। लेकिन इसमें एंगल की जरूरत होती है, ये एक ए होता है और एक एंगल थीटा होती है। एक वेक्टर ए होता है और इसमें थीटा, इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह होती है और इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह होती है। जो अभी मैंने कहा ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का था, लेकिन पोलर का भी हम एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे कि पोलर इसमें क्या है और कार्टेशियन इसमें क्या है। तो देखिए डायग्राम की तरफ जाते हैं। डायग्राम को देखें, मेरे पास ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है। ये क्या है, y एक्सिस है और ये क्या है, x एक्सिस है। देखें मेरे पास एक वेक्टर है जो कि p पॉइंट है, p x y, p x y, x y एक पॉइंट है मेरे पास, ये वेक्टर है मेरे पास, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अच्छा, इधर एक एंगल है और इस वेक्टर को मैं नाम दे रहा हूं a, वेक्टर a, ये एक वेक्टर है। तो इधर एक एंगल है थीटा, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए ये कॉपी है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के थीटा मालूम है, मतलब कि डायरेक्शन मालूम है, थीटा के थ्रू हम डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं कि कितना एंगल है, तो उसके थ्रू हम लाइन ड्रा कर सकते हैं। और ये वेक्टर है, कितना मैग्नीट्यूड इसका है, तो इसके थ्रू हम पोलर कोऑर्डिनेट्स इस तरह मालूम करते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो इस तरह हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, एक्स एक्सिस के साथ और ये वाई एक्सिस के साथ मिला दें, तो ये ए वाई इधर से इधर तक
ये ए वाई बन गया, इधर से इधर तक ये ए एक्स बन गया, ये ए एक्स बन गया, एक ए वाई, ये ए एक्स बन गया। तो देखिए इस पॉइंट को मैं ओ का नाम दे रहा हूं, ओ, इसको मैंने पी का नाम दिया है, इसको मैं क्यू का नाम दे रहा हूं, इसको मैं लेट सपोज जी का नाम दे रहा हूं, जी का नाम दे रहा हूं। तो देखिए पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए थीटा और एक वेक्टर का होना जरूरी है, तो इसकी वजह से हम ड्रॉ कर सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए ए एक्स ए वाई का होना जरूरी है, इसमें कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें कंपोनेंट्स होते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल को देखें, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, ओ क्यू पी, ओ क्यू पी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको देखें, ट्रायंगल जो है क्या है, ओ क्यू पी, डायग्राम है ना ओ क्यू पी, इसको हम अब देखेंगे ओ क्यू पी, ओ क्यू पी, इसके अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए साइन थीटा किस चीज के बराबर होता है, साइन थीटा किस चीज के बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस डायग्राम को देखें, ओ क्यू पी को देखो, परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की जगह मैं लिख रहा हूं पी क्यू डिवाइड बाय साइन, इधर क्या है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास पी ओ या ओ पी, तो देखें ओ पी, तो साइन थीटा किस चीज के बराबर हो जाएगा, पी क्यू किस चीज के बराबर है, ये ए वाई है, ये ए वाई है, तो ए वाई बराबर है इस चीज के, ए वाई, ये ए वाई है, ये भी ए वाई है, ये इसके बराबर है ना, ए वाई, ये आपस में बराबर है, ये साइड ये वाला ए वाई, ये भी ए वाई, ये ए एक्स, ये भी ए एक्स, ये भी ए एक्स कंपोनेंट है, ठीक है। तो देखें साइन थीटा पी क्यू ए वाई के बराबर है, क्योंकि ये साइड आपस में बराबर है, तो ए वाई ये ए वाई है, पी क्यू की जगह मैं क्या लगा सकता हूं, ए वाई लगा लिया, और ओ पी ये क्या है, ए वेक्टर है, तो वेक्टर के ऊपर आपने वेक्टर का सिंबल ड्रा नहीं करना, वेक्टर का सिंबल ड्रा नहीं करना, क्यों, क्योंकि ट्राइगोनोमेट्री जो है ये हमेशा लाइन मैग्नीट्यूड के साथ डील करती है, लाइन के साथ डील करती, ना कि वेक्टर के साथ, ये वेक्टर के साथ डील नहीं करती। अच्छा, साइन थीटा ए वाई डिवाइड बाय ए, पी क्यू किस चीज के बराबर है, पी क्यू ए वाई के बराबर है, ओ पी किस चीज के बराबर, ए के बराबर है। तो देखिए अगर ए को इस साइड पे ले जाएं, ए वाई रह जाएगा, तो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये मेरे पास वाई कंपोनेंट है। अब हम जाते हैं एक्स कंपोनेंट के थ्रू। अच्छा, cos थीटा, अब क्या है cos थीटा, देखें cos थीटा बेस हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है इधर, बेस है ओ क्यू, तो देखिए बेस की जगह क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज ओपी cos थीटा, ओ क्यू किस चीज के बराबर है, ए एक्स के बराबर है, ए एक्स डिवाइड बाय ओपी किस चीज के बराबर है, ओपी ए वेक्टर का, तो हम ए लगाएंगे, वेक्टर का सिंबल नहीं लगाएंगे क्योंकि ये ट्राइगोनोमेट्री है। तो ए को इस साइड पे ले आए, तो ए एक्स किस चीज के बराबर हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ये एक्स कंपोनेंट है, ये याद रखें। तो देखें ज्यादातर बुक्स इसको इस तरह लिखते हैं, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, लेकिन ज्यादातर बुक इस तरह भी लिखते हैं, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, और इसको इस तरह लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ
कॉस थीटा, दोनों तरीके से ठीक है। सिंबल है, आपने देना है कोई भी वेक्टर का आप दे सकते हैं, कोई भी वेक्टर का, किसी भी वेक्टर का आप दे सकते हैं। तो ये है कंपोनेंट्स, एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट, ये एक्स कंपोनेंट है और ये वाई कंपोनेंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो देखें ये था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई कंपोनेंट। तो अब हम डायग्राम की तरफ जाते हैं और डायग्राम से हम क्या मालूम करते हैं, डायग्राम से अब हमने मैग्नीट्यूड को मालूम करना। तो ये याद रखना है एक्स कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या है, एफ एक्स या ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा या एफ कॉस थीटा। इधर एंगल पुट करना है और इधर मैग्नीट्यूड। तो देखें आगे जाते हैं। सॉरी थोड़ा सा डायग्राम टच हो गया, तो थोड़ा सा फिर से बना दें। ये ए एक्स है, ठीक है। तो देखें मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड को किस तरह फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड को किस तरह फाइंड करेंगे, हमें पता है पिथागोरस थ्योरम बाय पिथागोरस थ्योरम। पिथागोरस थ्योरम से हम क्या जानते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसी तरह है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। ये हम क्या है, पिथागोरस थ्योरम है, मैथमेटिक्स में पिथागोरस थ्योरम है। तो आप हाइपोटेन्यूज को देखें, हाइपोटेन्यूज क्या है, ये क्या है हाइपोटेन्यूज, तो ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, बेस क्या है ये, मतलब कि ए एक्स, मतलब कि ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, ए वाई जो 90 एंगल बनाता है, ए वाई का होल स्क्वायर। अच्छा इसके ऊपर अंडर रूट, अगर हम बोथ साइड टेकिंग अंडर रूट कर ले तो ये स्क्वायर कैंसल, ए इज इक्वल टू, ये मैग्नीट्यूड है अभी, ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर अंडर द रूट, हमने दोनों तरफ लिया था, इसके साथ स्क्वायर का कैंसिल हो जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड है 2D में, ये मैग्नीट्यूड है 2D में सरफेस पर। तो अगर 3D में बात करें, 3D में, तो ये मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का अगर हम स्पेस की बात करें तो ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर प्लस ए जी का होल स्क्वायर अंडर द रूट। ये है 3D में, ये क्या है 3D में है और ये 2D में है, ये 2D में और ये 3D में मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। और हमने कहा भी कि हम इसको ज्यादातर बुक इसको इस तरह भी लिखते हैं, एफ के साथ डिनोट करते हैं, एफ एक्स होल स्क्वायर प्लस एफ वाई होल स्क्वायर अंडर द रूट, इस तरह भी ज्यादातर बुक लिखते हैं, एफ एक्स होल स्क्वायर प्लस एफ वाई होल स्क्वायर प्लस एफ जेड होल स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट अंडर द रूट, इस तरह भी ज्यादातर बुक्स लिखते हैं। ये फॉर्मूला किस लिए इस्तेमाल होता है, ये मैग्नीट्यूड के लिए इस्तेमाल होता है। टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर वी विल यूज दिस फॉर्मूला, वी विल यूज दिस फॉर्मूला। तो हमने ये फॉर्मूले यूज करने होंगे जब हमने मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है होगा, जब मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना होगा। अच्छा इसके बाद है डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो हमने मालूम कर ली, अब है डायरेक्शन। स्लोली एंड ग्रेजुअली जाएंगे, बहुत ही अच्छा चैप्टर है डायरेक्शन। अच्छा डायरेक्शन जो है इस तरह मालूम किया जाता है, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू किस चीज के बराबर है, पी क्यू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस डिवाइडेड बाय ओ क्यू क्या है, ओ क्यू। पी क्यू किस चीज के बराबर है, ए वाई के, ओ क्यू ए एक्स के।
पी क्यू ए वाई के ओ क्यू ए एक्स के बराबर है। तो देखिए टेंजेंट थीटा हमें डायरेक्शन के बारे में बताती है। किस चीज के बारे में? डायरेक्शन के बारे में बताती है। तो देखिए पी क्यू क्या है? परपेंडिकुलर मेरे पास है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर की जगह ए वाई, परपेंडिकुलर की जगह मैंने ए वाई पुट कर लिया और बेस की जगह मैंने ए एक्स पुट कर लिया। तो देखें टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए वाई डिवाइड बाय ए एक्स। तो थीटा टेंजेंट को दूसरी साइड पर ले गया मैं, टेंजेंट इनवर्स ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स। ये क्या है? ये मेरे पास फॉर्मूला यूजिंग टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। मैंने कहा था थीटा हमें क्या बताता है? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डायरेक्शन के बारे में बताता है, और वेक्टर मैग्नीट्यूड के बारे में हमें बताता है। मैग्नीट्यूड के बारे में कितना लेंथ है उसका, लेकिन एंगल कितना है ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है कि कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट में उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए वाई डिवाइड बाय ए एक्स, एफ वाई डिवाइड बाय एफ एक्स। इस तरह भी ज्यादातर बुक्स लिखते हैं, इस तरह ज्यादातर बुक्स इस तरह भी लिखते हैं। तो ये था क्या? डायरेक्शंस। अच्छा, यूनिट वेक्टर एंड कंपोनेंट फॉर्म, यूनिट वेक्टर एंड कंपोनेंट फॉर्म। यूनिट वेक्टर एंड कंपोनेंट फॉर्म। एंड कंपोनेंट फॉर्म यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड 1। अच्छा देखें, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ए इज इक्वल टू, हम इस तरह लिखते हैं ए कॉस ऑफ थीटा आई प्लस ए साइन ऑफ थीटा जे, इस तरह लिखते हैं ना। ये है एक वेक्टर, तो इसमें मैग्नीट्यूड 1, इसमें मैग्नीट्यूड 1, तो वेक्टर को, यूनिट वेक्टर को हम इस तरह कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा इस तरह लिख लेंगे, इस तरह लिख लेंगे क्योंकि ये 1 है, ये भी 1 है। तो देखें मैग्नीट्यूड इसका ले लें। मैग्नीट्यूड किस तरह लेते थे हम? एक कंपोनेंट का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर अंडर द रूट। एक कंपोनेंट का स्क्वायर ले ले, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अभी हमने पढ़ा अंडर द रूट। ये है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। तो हमें पता है मैथमेटिक्स से, हमें क्या पता है मैथमेटिक्स से? याद रखें मैथमेटिक्स के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है। अगर हम इधर 1 फुट कर ले, इधर 1 फुट कर ले, तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 अंडर द रूट, जो कि 1 के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। अब वर्टिकल एक्सिस, अब वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस अच्छा, मेरे पास इधर डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। लेट्स सपोज एक वेक्टर है मेरे पास जिसको मैं नाम देता हूं ए, जो कि पहले देता था मैं ए, एक वेक्टर है मेरे पास, और ये मेरे पास वाई एक्सिस है। अब वर्टिकल एक्सिस पर ले रहा हूं तो एंगल किसके साथ लूंगा? वर्टिकल एक्सिस के साथ। इसको लेट्स सपोज मैं अल्फा का नाम दे रहा हूं, तो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इसके कंपोनेंट, ये इसके कंपोनेंट है। तो याद रखे एंगल के साथ जो अटैच होता है ये बेस होता है, एंगल के साथ जो अटैच होता है वो बेस होता है। एंगल के सामने जो होता है ये मेरे पास परपेंडिकुलर होता है। तो याद रखे ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है?
बेस, ये क्या है? बेस, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस, ये हाइपोटेन्यूस है। ये मेरे पास ए एक्स है, तो ये भी ए एक्स है। ये मेरे पास ए वाई है, तो ये ए वाई, ये वाई तो ये ए वाई। ये किस चीज के बराबर है? ए वाई के बराबर है। ये ए वाई के बराबर है। अच्छा, एंगल के सामने वाला, एंगल के साथ जो अटैच होता है वो बेस होता है। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, ए एक्स किस चीज के बराबर हो जाएगा? ए एक्स, या फिर इस तरह कर ले कि साइन थीटा, साइन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, इस तरह करते थे। साइन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है? ए एक्स। परपेंडिकुलर क्या है? ए एक्स। हाइपोटेन्यूस क्या है? ए। थोड़ा सा उल्टा हो गया अभी वर्टिकल में। ए एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। एक्स का, सॉरी इधर थीटा नहीं है, इधर अल्फा है, इधर अल्फा है, तो अल्फा एक्स एक्सिस के साथ हमारे पास cos थीटा आता था, अब साइन अल्फा आ गया वर्टिकल एक्सिस में। वर्टिकल एक्सिस में तो इसके साथ साथ cos अल्फा इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। बेस क्या होता है? बेस मेरे पास ये है ए वाई डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस क्या है? ए। तो मेरे पास cos अल्फा बराबर हो गया ए वाई डिवाइड बाय ए के, तो ए मेरे पास बराबर हो गया ए वाई cos ऑफ अल्फा। cos ऑफ अल्फा वर्टिकल एक्सिस में सिर्फ साइन और cos का फर्क है। हमारे पास हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस के साथ cos थीटा आता था और y के साथ साइन थीटा आता था, लेकिन वर्टिकल में हमारे पास x एक्सिस के साथ साइन अल्फा और y एक्सिस में cos अल्फा आ जाता है। y एक्सिस में cos अल्फा आ जाता है। तो ये था इन दोनों में फर्क। तो इसके साथ साथ अगर हम क्या करें, इसको मैग्नीट्यूड को सिमिलर उसी तरह साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, तो हमारे पास क्या आ जाता है? 1 ही आ जाता है मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड 1 ही आ जाता है। आप एक एमसीक्यूज करते हैं, आसान से एमसीक्यूज हैं, देखें। एमसीक्यूज एफ ए is equal to 20 units, a is equal to 20 units, a मेरे पास 20 units है, and theta is equal to 30 units, then ax is equal to unknown, ay is equal to unknown, या fx is equal to unknown, fy is equal to, अगर f इधर दिया हो न्यूटन में तो देखें ax is equal to unknown, ay is equal to unknown। तो याद रखें, इधर आप खुद देख लें कि इधर आपको एक वेक्टर दिया गया हुआ है 20 यूनिट्स और एंगल 30। तो आपने सोचना है कि आप इसमें एक्स एक्सिस लेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल लेंगे या फिर वर्टिकल लेंगे। एक्स एक्सिस के साथ साइन लेंगे या cos लेंगे। आप तो कंफ्यूज होंगे, लेकिन कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एक्सिस आपको गिवन नहीं है कि वर्टिकल है या फिर हॉरिजॉन्टल है, तो आपने डायरेक्टली एक्स एक्सिस को लेना है। वर्टिकल एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस को आपने डायरेक्टली लेना है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट लेना है। अगर एक्स एक्सिस गिवन नहीं है तो आपने हॉरिजॉन्टल को लेना है, जिस तरह मैंने किया था। फॉर्मूला उसके लिए क्या लिखे थे? x is equal to a cos theta, x के साथ cos theta, a y is equal to a sin theta, a की जगह 20, cos की जगह cos, theta की जगह 30 पुट कर ले, आ जाएगा ax, ay की जगह 20 sin
30 एंगल की जगह 30 पुट कर ले तो ये भी आ जाएगा, आसानी आ जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आपको गिवन है सेम एमसीक्यूज, एफ ए इज इक्वल टू 20 यूनिट्स एंड एंगल इज इक्वल टू 30 विथ वर्टिकल एक्सिस, अब आपको वर्टिकल एक्सिस गिवन है तो आपसे पूछ रहा है कि ए एक्स इज इक्वल टू अननोन, ए वाई इज इक्वल टू अननोन वर्टिकल एक्सिस पर, तो वर्टिकल एक्सिस पर इसको उल्टा करना है, ए एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, इधर थीटा है ना तो थीटा आपने लगाना है, थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, आसानी आपसे आ जाएगा, आसानी आ जाएगा, कैलकुलेटर से कर ले आ जाएगा, दोनों आंसर आ जाएंगे, आसानी आ जाएंगे। इधर वर्टिकल एक्सिस अगर गिवन नहीं है तो आपने हॉरिजॉन्टल से डायरेक्टली करना है, हॉरिजॉन्टल से करना है। और एक और एमसीक्यूज है तो इसके बाद लेक्चर फिनिश, तो 5वें लेक्चर में आएंगे। एमसीक्यूज कुछ इस तरह है कि मेरे पास एक एफ फोर्स है जो कि 3 न्यूटन, और एफ एक्स गिवन है मेरे पास 1 न्यूटन, कितना 1 न्यूटन, और एफ वाई हमसे पूछ रहा है, और एफ जेड हमारे पास, एफ जेड जो है लेट सपोज एफ जेड हम ले लेते हैं इधर, एफ जेड ले लेते हैं 2 न्यूटन, एफ जेड 2 न्यूटन लेते हैं, आपसे एफ वाई पूछ रहा है तो आसानी इसी में है कि आप जरा देख लें, एफ आपके साथ मैग्नीट्यूड है, गिवन क्या है एफ एक्स होल स्क्वायर, एफ वाई ये गिवन नहीं है, एफ जेड होल स्क्वायर, आसानी के साथ ये अगर हम अंडर रूट ना लगाए तो इधर स्क्वायर लगा लेते हैं, एफ की जगह 3 पुट कर ले होल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स की जगह 1 होल स्क्वायर, एफ वाई की जगह हमारे पास गिवन नहीं है तो इसी तरह छोड़ दें, एफ जेड ये है 2 न्यूटन होल स्क्वायर, 3 जार 9, 1 1 जार 1, एफ वाई हमारे पास गिवन नहीं है उसके ऊपर इस तरह स्क्वायर, 2 2 जार 4, 4 प्लस 1 9, 4 प्लस 1 5 प्लस 5 वाई होल स्क्वायर, इसको इस तरफ ले जाओ, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू एफ वाई स्क्वायर, तो इससे 4 आ जाएगा, एफ वाई का स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले ले तो ये आपस में कैंसल, एफ वाई इधर रह जाएगा, एफ वाई इज इक्वल टू 2 2 जार 4 तो इधर 2 स्क्वायर के साथ कैंसल, मतलब एफ वाई कितना है 2 न्यूटन। तो ये था आज का लेक्चर। अगर लेक्चर में कोई मसला हो किसी तरह का आपका मतलब कि अच्छा कमेंट हो कि जिसकी वजह से मेरा लेक्चर और भी अच्छा हो जाएगा इससे, तो मैं उसको ज़्यादातर कोशिश करूँगा कि उसको उस तरह का ओबे करूँ मैं लेक्चर। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूले, और इसके साथ साथ जिधर भी प्रॉब्लम हो जिस टाइप का भी हो, कोई भी एमसीक्यूज हो, आप कमेंट में हमें बता सकते हो कि क्या इस तरह एमसीक्यूज जो एनएमडीकेट वगैरह में आते हैं वो हम इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।